Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nureen and today we are going to mark that topics which are included in our smart syllabus and then we are going to study our today's topic. तो सबसे पहले जो टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है वो आपका है 4.1 वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। ये वो टॉपिक है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर ही हमने इस टॉपिक को कवर अप कर लिया है कि किस तरह से कांस्टेंट फोर्स के ज़रिए से आप वर्क डन कराते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक इंक्लूड है आपके स्मार्ट सिलेबस में वो है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। हम इसको आज पढ़ेंगे और इसके बाद जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो आपका 4.3 वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड ये इंक्लूड है और इसके साथ ही आपकी एग्जाम्पल नंबर 4.1 भी इंक्लूडेड है आपके स्मार्ट सिलेबस में। इसके बाद इस चैप्टर में पावर और ये जो पावर एंड वेलोसिटी का रिलेशन है एग्जाम्पल 4.2 और ये एनर्जी ये सारा इंक्लूडेड है इसके अंदर। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। और आफ्टर द डिटेल्ड कैलकुलेशंस ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वी हैव टू डू द एस्केप वेलोसिटी। हमने एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक भी पढ़ना है और इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी टॉपिक नंबर 4.6 ये भी इंक्लूडेड है आपका इन योर स्मार्ट सिलेबस। और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉपिक नंबर 4.7 ये भी इंक्लूडेड है और एग्जाम्पल 4.3 ये भी इंक्लूडेड है आपके सिलेबस के अंदर। यहाँ तक आपके तमाम काम इंक्लूडेड है पेज नंबर 91 तक। उसके बाद ये जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं ये उन्होंने अब आपके कट करा दिए हैं स्मार्ट सिलेबस में। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो अब आपने इस चैप्टर में नहीं पढ़ने। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से पहले तक जितना कुछ भी हमने जो आपके चैप्टर में है वो आपका इंक्लूडेड है इन योर स्मार्ट सिलेबस। ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी हम देख लेते हैं कि आपका जो 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7 और 4.9 ये शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चंस जो हैं ये आपके इंक्लूडेड है। ठीक है। और इसमें से 4.2 और 4.7 ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। 4.2 और 4.7 जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं, बाकी सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हमने करने हैं। ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में 4.1 आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है और 4.2 भी आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है जो हम करेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4.3 4.4 4.5 4.6 ये मैं आपको कराऊंगी और 4.7 आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है एंड 4.8 भी आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है। तो ये तमाम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। अब आज के टॉपिक पे आ जाते हैं हम अपने जो हमने आज पढ़ना है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स कि वेरिएबल फोर्स से आपने किस तरह से वर्क डन। जब हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स तो आपको याद होगा हमने कहा था कि कांस्टेंट फोर्स जो है ये आपने कौन कौन से उसके कंडीशंस पढ़ी थी कि व्हेन थीटा इज लेस देन 90 इक्वल टू 90 ग्रेटर देन 90 और ये आपने उसका देखा था कि वर्क डन जो है वो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। इसको जब आप ओपन करते हैं तो FD cos थीटा आता था और चूंकि फोर्स कांस्टेंट थी तो इसलिए हमने उसकी ये कंडीशंस भी पढ़ी कि जब कोई वर्क डन नहीं होता इफ़ देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो भी वर्क डन नहीं होता और अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तब भी आपका वर्क डन जीरो होता है। अब हम देखना चाह रहे हैं और उसकी रेक्टेंगुलर ग्राफ भी हमने देखा था कि इस तरह से इसका जो है वो होमोजीनियस ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर शेप का, क्योंकि जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज कर रही थी उसी तरह से डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा था ऑन द एक्स वेरिएबल के तौर पे। तो इस तरह से ये हमने इसका ग्राफ भी देखा था। अब आज हम देखना चाह रहे हैं कि वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स इन मैनी केसेस द फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। जरूरी नहीं है कि आपकी फोर्स जो है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि आपकी फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क। फॉर एग्जाम्पल एज अ रॉकेट मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, जब आपका रॉकेट जो है वो मूव करता है अर्थ से अवे मूव करता है, वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है।
विच वेरीज एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर, और जो वेरी करता है इनवर्स स्क्वायर के तौर पे, डिस्टेंस के स्क्वायर के तौर पे फ्रॉम द अर्थ सेंटर। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इंक्रीजेज विद द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच, और जितना आप उस स्प्रिंग को खींचते जाते हैं, जो फोर्स उस पर आप एक्सर्ट करते हैं वो उसको स्ट्रेच करने के काम आता है, वो भी सेंटर से वे मूव कर रहा होता है, मीन पोजीशन से वे मूव कर रहा होता है। हाउ कैन वी कैलकुलेट द वर्क डन इन सच अ सिचुएशन, तो इन दोनों केसेस में जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं या अगर रॉकेट जो है वो ज़मीन से वे मूव कर रहा है, तो दोनों केसेस में वर्क डन हो रहा है। दोनों सूरतों में जो वर्क डन हो रहा है उसमें कांस्टेंट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, ये देखें। ऐसे सिचुएशन में अगर आप इस तरह का एक पाथ कंसिडर कर लें और इस पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें, इफ़ यू कंसिडर अ इर्रेगुलर पाथ ए बी, अगर आप इरेगुलर पाथ ए बी कंसिडर करते हैं एंड वी डिवाइड द पाथ इन थ्रू स्मॉल इंटरवल्स, और फिर इस पाथ को हम स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरवल्स, हर दो इंटरवल के दरमियान में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, इसमें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को रखेंगे, डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो हर दो पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रहा है, डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3, डेल्टा D4 अप टू सो ऑन। जो आखिरी इंटरवल है, हमने n इंटरवल्स कंसीडर किए हैं, तो लास्ट इंटरवल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा DN होगी। और ये डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट फोर्स एक्ट कर रही है। ए पॉइंट पे आप देखें सबसे पहले जो फोर्स एक्ट कर रही है वो F1 है, विच इज़ मेकिंग एन एंगल θ1 विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1। इसी तरह जो सेकंड पॉइंट है उस पर फोर्स F2 एक्ट कर रही है, विच इज़ मेकिंग एन एंगल θ2 विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D2। सिमिलरली वी कैन कंसीडर द फोर्स F3 जो कि एक्ट करेगी इस थर्ड पॉइंट के ऊपर, विच विल मेक द एंगल θ3 विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D3 एंड अप टू सो ऑन। सो ऑन का मतलब है ये जो लास्ट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा DN है, ये किसकी वजह से है, किसी फोर्स FN की वजह से, nth फोर्स की वजह से विच इज़ मेकिंग एन एंगल θN विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा DN। तो हमने क्या किया कि हमने एक इरेगुलर पाथ कंसीडर किया है, जिसको हमने लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पॉइंट्स और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3, यानी हमने n इंटरवल्स लिए, वी हैव कंसिडर द n इंटरवल्स, और उन n इंटरवल्स की n डिस्प्लेसमेंट्स हैं, डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 और अप टू सो ऑन आखिरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा DN। और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, आप इसके ऊपर एरोहेड के साइंस डालेंगे। तो जब हमने n डिस्प्लेसमेंट्स कंसीडर किए हैं तो n फोर्सेस ही इस पे एक्ट करेंगी, F1, F2, क्योंकि F1 की वजह से डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 होगी, F2 की वजह से डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D2 होगी, F3 की वजह से डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D3 होगी, एंड अप टू सो ऑन Fnth फोर्स वो होगी जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट डेल्टा DN होगी। और हर एक का एंगल भी चेंज हो रहा है। हर एक का एंगल किस तरह से है कि जैसे आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में हर एक का जो एंगल है वो भी किस तरह से है कि θ1, θ2, θ3 अप टू सो ऑन जो nth फोर्स का एंगल होगा nth डिस्प्लेसमेंट के साथ वो θN होगा। तो इस तरह से आपने एक वेरिएबल पाथ कंसीडर किया ए बी और उसको छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दिए, n नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड कर दिए जिनकी n डिस्प्लेसमेंट्स हैं और n नंबर ऑफ फोर्सेज उनके ऊपर एक्ट करी हैं n एंगल्स के साथ, क्योंकि हर फोर्स का एंगल जो है वो चेंज है। तो ये हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि जो फिगर है ये शोज द पाथ ऑफ द पार्टिकल इन द XY प्लेन एज इट मूव्स फ्रॉम द पॉइंट A to B। हमने A to B इसको XY प्लेन के अंदर इसको लिया है। द पाथ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू शॉर्ट इंटरवल्स, n शॉर्ट इंटरवल्स में हमने पाथ को डिवाइड किया है। डिस्प्लेसमेंट्स जो है वो डेल्टा D1, डेल्टा D2 अप टू सो ऑन डेल्टा DN, एंड फोर्सेज जो है वो F1, F2 अप टू सो ऑन Fn आर द फोर्सेज एक्टिंग ड्यूरिंग दिस इंटरवल्स। ठीक है, तो ये आपने पैराग्राफ इसमें लिखा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, इससे पहले ये जो इन्होंने बताया ये सारी आपको इन्होंने एग्जाम्पल्स दी थी, यानी इन मैनी केसेस अगर ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो इसमें सबसे पहले आपको कहेंगे डिफाइन द वर्क डन। आप वर्क डन को डिफाइन करेंगे, जैसे आपने पीछे देखा था कि आप उसकी ये जो है वो ये इसकी डेफिनेशन थी और डेफिनेशन के साथ आप उसकी लिख सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और आप उसकी यूनिट लिखेंगे, आप उसकी डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है, कंप्लीट डेफिनेशन के लिए। उसके बाद आप ये कर सकते हैं वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पे आप यहाँ से जो स्टार्ट से लेके जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपका क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, लास्ट लाइन बेशक आप जो है यहाँ पे
ना लिखें, इसको स्किप कर दे लास्ट लाइन को। लेकिन ये जो फर्स्ट पैराग्राफ बाकी का सारा है वो आपकी एग्जाम्पल को शो कर रहा है। ये शुरू में उन्होंने आपको एग्जाम्पल्स दे दी हैं कि आप किस तरह से वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स जो है वो कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स उन्होंने आपको बताई थी, एक रॉकेट की एग्जांपल दी थी और एक उन्होंने आपको वो जो स्प्रिंग स्ट्रेच जिसको आप स्ट्रेच कर रहे थे उसकी एग्जांपल दी थी। और उसके बाद यहाँ से ये जो फिगर जहाँ से उन्होंने स्टार्ट की, ये आपकी एक्सप्लेनेशन है। आप चाहें तो एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन के बाद में भी दे सकते, ठीक है। तो ये जो है ये हम आप इसकी सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ें। अब एक्सप्लेनेशन है एंड आप साथ कह सकते हैं डेरिवेशन, क्योंकि साथ साथ हम डेरिवेशन भी करेंगे और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन, ठीक है। ये सारी जो अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये देखें, ड्यूरिंग ईच स्मॉल इंटरवल द फोर्स इज सपोज टू बी अप्रॉक्सीमेटली कंस्टेंट। अब ये जो एक इंटरवल है, एक, क्योंकि ये इंटरवल इतना स्मॉल है, इसकी डिस्प्लेसमेंट हमने डेल्टा के साथ शो किया। डेल्टा का मतलब चेंज भी होता है, स्मॉल चेंज, यानी ये स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। हर डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्मॉल है, तो वो इतनी स्मॉल है ड्यूरिंग ईच इंटरवल कि आप उसको फोर्स जो एक्सपेक्ट करिए आप उसको अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। सो द वर्क डन फॉर द फर्स्ट इंटरवल कैन बी कैलकुलेटेड एज डेल्टा W1 यानी स्मॉल वर्क डन दैट शुड बी इक्वल टू F1 डॉट डेल्टा D1, यानी डॉट प्रोडक्ट होता है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो ये हम फर्स्ट इंटरवल का वर्क डन निकाल रहे हैं। सो डेल्टा W1 शुड बी इक्वल टू F1 डॉट डेल्टा D1 दैट शुड बी इक्वल टू, इसको अब आप ओपन कर लीजिए, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। बुक में जब भी वो वेक्टर क्वांटिटीज को लिखते हैं तो बोल्ड करके लिखते हैं, आपने इसके ऊपर एरो हेड्स डालने, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे डॉट प्रोडक्ट को और स्केलर प्रोडक्ट को, तो यहाँ से आएगा F1 डेल्टा D1 कॉस θ1, ये रिलेशन आ जाएगी। इसी तरह सिमिलरली आप सेकंड इंटरवल का वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा W2 विच इज इक्वल टू F2 डॉट डेल्टा D2, और जब इसको ओपन करेंगे तो F2 कॉस θ2 डेल्टा D2 ये आ जाएगा आपके पास। और एंड सोन का मतलब है कि इस तरह से आप तमाम इंटरवल्स का वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि nth इंटरवल का भी वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने n नंबर ऑफ इंटरवल्स लिए ना, टोटल इंटरवल्स आपने n इंटरवल्स लिए और n इंटरवल्स के n डिस्प्लेसमेंट्स, n फोर्सेस और इसी तरह n जो है वो थीटा है बन रहे, तो हमने उसके n वर्क डन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा W1 किया, डेल्टा W2 किया, इस तरह आप डेल्टा WN तक वर्क डन। तो टोटल वर्क डन जब आपने निकालना है W टोटल दैट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द n वर्क डन्स, यानी जो भी हमने n वर्क डन निकालने हैं उन सबको अगर हम ऐड कर लें तो टोटल वर्क डन आ जाएगा आपके पास। यानी टोटल वर्क डन शुड बी इक्वल टू डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा WN। n नंबर ऑफ इंटरवल्स के जितने वर्क डन है आप उन सबको ऐड कर लें तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब डेल्टा W1 के F1 कॉस θ1 डेल्टा D1, इसकी वैल्यू डाली, ये जो यहाँ से निकाली थी आपने, प्लस डेल्टा W2 क्या है F2 कॉस θ2 डेल्टा D2 प्लस अप टू सोन nth वर्क डन क्या होगा आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पे। जब आप अप टू सोन कर देंगे तो अप टू सोन करके डेल्टा WN जो है वो आप लिख सकते हैं FN डॉट डेल्टा DN, और जब आप इसको खोलेंगे सो दिस इज FN डेल्टा DN कॉस θN, फिर ये स्केलर बन जाते हैं ना, फिर एरो हेड्स नहीं डालते हम जब कॉस थीटा के साथ लिखते। तो ये आ गया FN कॉस θN डेल्टा DN, ये आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आप इसमें टोटल, अब आप इसमें समेशन यूज़ करेंगे, सिग्मा। मैथ्स में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और उन्हें हम सम अप कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो फिर हम उनका सिग्मा ले लेते हैं, समेशन ले लेते हैं। और समेशन लेंगे कहाँ से, सिग्मा का निशान है ये, जब आपने इन सारी चीज़ों को सम अप करना है। और सिग्मा कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1 से लेके n तक, ठीक है। सिग्मा, और सिग्मा में आप कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, आई वेरिएबल ले ले, आई की बजाय आप जे के कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। सो द टोटल वर्क सिग्मा जो है, टोटल वर्क डन कैसे आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू द सिग्मा आई इज एनी वेरिएबल जो कि वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, यानी 1 से n तक, इस तरह से लेते हैं आप सिग्मा। कि सिग्मा जो है वो समेशन साइन होता है जो इन तमाम क्वांटिटीज़ के सम के इक्वल होगा। आप एक वेरिएबल डिफाइन कर देते, वो अकेला वेरिएबल इन तमाम क्वांटिटीज़ के सम के बराबर होगा, ठीक है। और वो अकेला वेरिएबल यहाँ पे आपने क्या लिया, आई लिया। मैंने आपको कहा आप आई के बजाय जे के एल कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। सो आई शुड बी जो है वो वेरी करेगा 1 से लेके n इंटरवल तक के लिए, ये आई अकेला 1 से n तक के बराबर है। सो अब आप लिख सकते हैं एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई। आई का मतलब है 1 से n, कॉस थीटा आई का क्या मतलब है 1 से n,
डेल्टा डी आई का क्या मतलब है 1 से n। तो ये अब आपका टोटल वर्क डन आपने निकाला है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। ठीक है, ये अब आपने निकाल लिया, इसमें कैलकुलेट कर लिया फॉर द वेरिएबल फोर्स। वी कैन एग्जामिन दिस ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग द एफ कॉस थीटा वर्सेस द डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें और हम अपना ग्राफ प्लॉट करें डिस्प्लेसमेंट का और एफ कॉस थीटा का, तो फिर द डिस्प्लेसमेंट डी हैज़ बिन सब डिवाइडेड इनटू n इंटरवल्स। तो हमने डिस्प्लेसमेंट डी जिस तरह आपने ली थी यहाँ पे कि डेल्टा D1 डेल्टा D2 डेल्टा अप टू सो ऑन डेल्टा DN, ठीक है, तो हमने इसको 1 2 3 अप टू सो ऑन डेल्टा DN तक डिस्प्लेसमेंट ले ली। इसी तरह अब आपने फोर्स जो ली हुई है एफ कॉस थीटा, इसको वहाँ पे लिया हुआ है। तो अब जब आपने इसको प्लॉट किया तो अब आप देख सकते हैं कि पहले F1 कॉस थीटा 1 इस तरह से कर्व्ड आएगा पाथ, जैसे ये कर्व आपने लिया था, तो इसी तरह से कर्व्ड पाथ आएगा कि F1 कॉस थीटा 1, फिर F2 कॉस थीटा 2, फिर F3 कॉस थीटा 3 अप टू सोन FN कॉस थीटा। ये जो FI कॉस थीटा ये इन सब का एवरेज है, यानी ये इन सब के सेंटर में होगा। ये देखें जो सेंटर में ब्लैक पोर्शन है ये आपका डेल्टा DI को शो कर रहा है। आई क्या था, आई वो था जो 1 से लेके n तक के बराबर था। तो हमने 1 से लेके n तक के दरमियान में जो एक इन सब का जो एवरेज है वो हमेशा या मीन होता है वो हमेशा सेंटर से लेते हैं। तो वो हमने इन सब का सम जो है वो सेंट्रल इंटरवल ले लिया है डेल्टा DI, जिसके लिए जो फोर्स है वो है FI कॉस थीटा आई। ठीक है, तो ये आपका सेंट्रल इंटरवल है और वो आई जो है वो 1 से लेके n तक के इक्वल है, उन सब के आप कह लें समेशन के इक्वल है, उन सब का एवरेज है, उन सब के मीन को शो कर है, और मीन और एवरेज हमेशा सेंट्रल इंटरवल को शो करता है। ठीक है, तो ये हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे एफ कॉस थीटा का और डिस्प्लेसमेंट का, तो इस तरह से कर्व्ड पाथ आएगा जैसे आपने शुरू में कंसीडर किया था। ठीक है, उसके बाद नो द आइथ शेडेड रेक्टेंगल हैज़ एन एरिया एफ आई कॉस। ये जो आइथ का शेडेड ये जो किया हुआ है शेडेड रेक्टेंगल है उसका एरिया है एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा DI। एरिया ऑफ द ग्राफ आपको पता है किस तरह से निकालते हैं? जब कोई रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया किस तरह से निकालते हैं? रेक्टेंगल का एरिया होता है उसका बेस मल्टीप्लाई बाय उसका परपेंडिकुलर, यानी अगर आप परपेंडिकुलर वैल्यू को बेस से मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास उसका एरिया ऑफ द ग्राफ आ जाता है। यही काम जब हमने उधर किया था ना, जब आपका यूनिफॉर्म ग्राफ था, जब कांस्टेंट फोर्स थी, तो वहाँ पे भी एरिया ऑफ द ग्राफ जो है वो आपको वर्क डन दे रहा था। यानी ये जो वर्क डन की वैल्यू आपने FD निकाली थी, बेसिकली ये एरिया ऑफ द ग्राफ को शो करी थी, क्योंकि एरिया रेक्टेंगल का एरिया कैसे होता है? उसका बेस मल्टीप्लाई बाय उसका परपेंडिकुलर। तो यानी आप परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस भी आप कह सकते हैं। यानी आप परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस करें तो आपके पास एरिया ऑफ द ग्राफ आ जाता है, वो आपका वर्क डन होता है। इस केस में भी हमने जब उसका परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस किया तो आपके पास इस रेक्टेंगल का आप एरिया एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा DI लिख सकते हैं, जो कि आपको उसका वर्क डन देगा। ठीक है, ड्यूरिंग द ith इंटरवल। थस द वर्क डन जो है ये जो आपको इस इक्वेशन से मिल रहा है इक्वल द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स। तो ये जो टोटल वर्क डन है ये तमाम रेक्टेंगल्स का अकेला सम के जो है वो इक्वल है। इफ़ वी सब डिवाइड, क्योंकि ये जो जितने भी आपने बनाए हैं ये क्या है? ये छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हैं, ये जितना, और इन रेक्टेंगल्स का सब का एरिया जो है वो आप निकाल सकते हैं उसका परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस करके। ठीक है, थस द वर्क डन जो है ये जो आपको नजर, ये जो इस इक्वेशन में आपको मिला है ये इक्वल है सम ऑफ द एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इफ वी सब डिवाइड द डिस्टेंस इनटू लार्ज नंबर ऑफ इंटरवल्स सो दैट ईच डेल्टा D बिकम्स वेरी स्मॉल, द वर्क डन इस इक्वेशन से बिकम मोर एक्यूरेट। जितने छोटे डिस्प्लेसमेंट्स आप लेंगे ना, डेल्टा D आपका जितना स्मॉल होगा, यानी जितना आप उसको कंपैक्ट रखेंगे, यानी ज़्यादा चौड़ा नहीं लेंगे, जितना आप उसको नैरो लेंगे, जितना छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही एक्यूरेट वर्क डन जो है आप उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द वर्क डन बिकम्स मोर एक्यूरेट इफ़ वी लेट ईच डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D टू अप्रोच जीरो। अगर हम डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा ले लें कि वो जीरो को अप्रोच करे, हर डिस्प्लेसमेंट आप इतना छोटा ले लें, देन वी ऑब्टेन एन एग्जैक्ट रिजल्ट फॉर द वर्क डन। तो हम उसका एग्जैक्ट रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, एक्यूरेट होने के साथ साथ हम एग्जैक्ट कर लेंगे उसके रिजल्ट को अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो को अप्रोच करे। ठीक है, इतना छोटा होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। एग्जैक्ट रिजल्ट आप कैसे निकालेंगे कि द टोटल वर्क डन लिमिट डेल्टा D अप्रोचेस टू जीरो, आपने डिस्प्लेसमेंट को जीरो को अप्रोच करा दिया, और सिग्मा क्या था? सिग्मा वेरी कर रहा था I 1 से लेके n तक एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा DI। तो ये आपकी जब आप डिस्प्लेसमेंट को जीरो को अप्रोच करेंगे तो ये आपको ये जो रिलेशन है ये आपको एग्जैक्ट वर्क डन की जो है वो वैल्यू दे सकती है। इन दिस लिमिट डेल्टा D जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अप्रोचेस द एरिया बिटवीन द एफ कॉस थीटा कर्व एंड द ये जो आपकी
डिस्प्लेसमेंट है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस उसका, दोनों का प्रोडक्ट आप लेंगे, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस करेंगे फ्रॉम ए टू बी। ये इंटरवल ए था आपका और ये बी था, ये इस तरह से आपने वेरिएबल पाथ लिया था। और जब आप इस पूरे पाथ का एग्जैक्ट वर्क डन निकालेंगे इस रिलेशन से, डिस्प्लेसमेंट इतना स्मॉल है कि जीरो को अप्रोच करेगा, तो फिर आपके पास ये जो प्रोडक्ट है कॉस थीटा का और डिस्प्लेसमेंट का, ये आपको क्या देगा, वर्क डन, ठीक है, उस वेरिएबल पाथ ए बी का। तो ये उसका कर्व्ड पाथ जो है वो उसका वर्क डन को शो करेगा, एरिया ऑफ द ग्राफ, ठीक है। आप इसको शेडेड करके इस फिगर में ये शेडेड पोर्शन है, तो शेडेड पोर्शन का टोटल वर्क डन इस रिलेशन से आप निकालेंगे ए से बी के दरमियान में एग्जैक्ट वर्क डन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आइथ के लिए मतलब कि आई जो है वो वेरिएबल शो कर रहा है ना 1 से लेके n को, तो हम इसको आई के साथ शो करेंगे। थस द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द एरिया अंडर द एफ कॉस थीटा वर्सेस डी कर्व बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन दिस फिगर। इसलिए जो वर्क डन है वो अब आपका वेरिएबल फोर्स की वजह से, ये आपका कंक्लूजन है। सो द लास्ट पैराग्राफ रिप्रेजेंट्स योर कंक्लूजन। आप इसे कंक्लूजन भी लिख सकते हैं या रिजल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये जो वर्क डन है वेरिएबल फोर्स से, ये पार्टिकल को मूव कर रहा है ए से बी पॉइंट तक, और वो इक्वल है एरिया ऑफ द ग्राफ यानी एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी। इन दोनों का एरिया कैसे निकालने का तरीका है, उसका परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस करके बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये आपका, या एज शोन इन फिगर, और ये आप पॉइंट निकाल सकते हैं इनको, ये फिगर्स वगैरह आपने ये लिखना ज़रूरी नहीं है, तो ये यहाँ तक, ठीक है। उसके साथ ही ये इसकी एग्जांपल है, इसको भी हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4.1, अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट वेरीज व्हेन द डिस्टेंस एक्स एज शोन इन 4.7। ये आपको दिखा रहे हैं ये फिगर। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे फोर्स वेरी कर रही है उसी तरीके से आपका डिस्टेंस भी मूव कर रहा है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर। एक्स 0 से लेके 6 मीटर तक वो मूव किया। अब आपको नजर आ रहा है कि ये ग्राफ वो आपको गिवन होगा आपके लिए, ठीक है, आपने खुद नहीं प्लॉट करना, ये आपको उन्होंने गिवन दिया। अब आपको नजर आ रहा है इसमें एक रेक्टेंगल है इस ग्राफ में और एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दो कर्व्स शो कर रहा है। तो वर्क डन अगर आप पहले आप रेक्टेंगल का अलग निकालेंगे और ट्रायंगल का अलग निकालेंगे। वर्क डन दोनों का अलग निकालने के, अभी आपने ऊपर देखा कि वर्क डन किसके बराबर होता है, अगर आपने ग्राफ से वर्क डन निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ द ग्राफ। जो वर्क डन जब भी आपने ग्राफ से निकालना है तो वर्क डन शुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ ग्राफ। तो एरिया ऑफ ग्राफ, यहाँ पे एक ग्राफ नहीं है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, दो कर्व्स हैं इस ग्राफ में और एक ट्रायंगल है। तो पहले मैं वर्क डन निकालूंगी बाय द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और बाद में मैं वर्क डन निकालूंगी बाय द एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि अब आपके पास दो एरियाज हैं, एक रेक्टेंगल है और एक रेक्टेंगल का एरिया होगा जो वो उसका वर्क डन देगा, एक ट्रायंगल का एरिया होगा वो उसका वर्क डन देगा। दोनों के वर्क डन को आप एड अप कर लेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वर्क डन बाय द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपको नजर आ रहा है ये 0 से लेके 4 तक, ये इसकी बेस है 4 मीटर और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पे आपको फोर्स कितनी मिली हुई है, 5 न्यूटन। तो आप 5 4s यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 5 4s 20, सो दिस इज 20 न्यूटन मीटर विच इज 20 जूल। इसका मतलब है ये वर्क डन है आपके इस रेक्टेंगल का। उसके बाद आ जाए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अब आप देखें कि आपका जो बेस है यानी एक्स है, डिस्प्लेसमेंट जो आपका डिस्टेंस वेरी कर रहा है वो 4 से लेके 6 तक है। तो अब आपकी वैल्यू एक्स की क्या होगी, 6 माइनस 4, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। उसका फाइनल पॉइंट क्या है, 6 है और उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, 4 है। आप कह सकते हैं कि ये जो 4 है वो उसका x1 है और ये इनिशियल पॉइंट, और जो 6 है इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये उसका फाइनल पॉइंट है x2। तो जब आपने डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स निकालना होता है तो वो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1। अब x2 माइनस x1 का मतलब है 6 माइनस 4 विच इज 2 मीटर। तो अब जो इसका x है यानी बेस है आपका वो 2 मीटर है और जो परपेंडिकुलर है वो वही है, परपेंडिकुलर में कोई चेंज नहीं आया, वो 5 है, 5 न्यूटन। तो अब जब आप इसका बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर करेंगे या परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस करेंगे तो वर्क डन आएगा ना। एरिया किस तरह आता है, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई। लेकिन चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो हाफ होती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल के लिए जब फार्मूला लगता है वो होता है परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस। जब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए फार्मूला लगता है, चूंकि ये हाफ है, रेक्टेंगल का आधा होता है ना, ये देखें रेक्टेंगल का अगर आप हाफ करें तो राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो इसके साथ हाफ की टर्म आएगी यानी हाफ ऑफ परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस,
इसका जो एरिया का फार्मूला है, याद रखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल के निकालने का क्या तरीका होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस, जबकि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल चूंकि वो हाफ होती है राइट एंगल ट्रायंगल आपके रेक्टेंगल की, तो उसका फार्मूला होता है एरिया का हाफ ऑफ परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला अब हम इधर यूज़ करेंगे। सो जब आप इसे हाफ ऑफ परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय बेस करेंगे, अब हाफ मल्टीप्लाई बाय ये बेस क्या थी, मैंने अभी आपको बताया 2 मीटर निकालिए आपने, और परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो वही है 5 न्यूटन। तो अब जब यहाँ पे आप इस तरह से इसको निकालेंगे कि वो हाफ ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज़ 5 न्यूटन मीटर एंड विच इज़ जूल, सो दिस इज़ 5 जूल। अब आपने जब इन दोनों का टोटल वर्क डन निकालना है, तो एरिया ऑफ द ये एरिया इस पूरे ग्राफ से आप इसका टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं, तो टोटल वर्क डन जो है वो इन दोनों के वर्क डन के सम के इक्वल होगा। यानी ये जो वर्क डन है जिसमें आप एरिया, वो जो वर्क डन है वो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को शो कर रहा है एक वर्क डन, और दूसरा वर्क डन जो है वो एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल को शो कर रहा है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे यानी 20 + 5 यहाँ से आप करेंगे, सो यू कैन गेट 25 जूल। दिस इज द टोटल वर्क डन बाय दिस ग्राफ, आपने कैलकुलेट किया है। सो आई होप स्टूडेंट दैट्स इनफ फॉर टुडे। और हमने जितनी बातें आज की हैं आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला होगा, किसी पॉइंट में समझ ना आए, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। और हमने प्रीवियस भी जो इसमें जितनी बातें की हैं आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। और इफ़ यू लाइक माय लेक्चर तो आप लाइक आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. You can like, subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.